हमें अभी क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड ऑल पॉसिबल लॉरेंट्ज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 7z-2। डिनोमिनेटर में दिया हुआ है z, फर्स्ट ब्रैकेट में z-2, सेकंड ब्रैकेट में z+1, अबाउट z इक्वल टू -1। ठीक है, यहाँ पर अबाउट z इक्वल टू -1 होने के कारण हमें गिवन फंक्शन एफ ऑफ जेड को इन अ पावर ऑफ z+1 में एक्सपांड करना होगा। अगर यहाँ पर z इक्वल टू +1 होता तो हमें गिवन फंक्शन एफ ऑफ जेड को इन अ पावर ऑफ z-1 में एक्सपांड करना होता था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हमें गिवन फंक्शन एफ ऑफ जेड को एज इट इज़ लिखना होगा, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया हुआ है। ठीक है, एफ ऑफ जेड क्या है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 7z-2, डिनोमिनेटर में आया हुआ z, फर्स्ट ब्रैकेट में z-2 और ये सेकेंड ब्रैकेट में z+1। ठीक है, गिवन फंक्शन एफ ऑफ जेड को एक्सपांड करने से पहले हमें क्या करना होगा, इसको गिवन फंक्शन को हमें पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करके सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है, लेकिन बिफोर यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन हमें ये चेक करना चाहिए कि वेदर द गिवन फंक्शन इज प्रॉपर या फिर इम्प्रॉपर। अगर गिवन फंक्शन इम्प्रॉपर है तो उसको प्रॉपर फंक्शन में कन्वर्ट कर बाद में हम लोग उसका पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली यह इम्प्रॉपर फंक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन नहीं होता, हमें इम्प्रॉपर फंक्शन को प्रॉपर फंक्शन में कन्वर्ट कर ही उसका पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, प्रॉपर फंक्शन कब होता है, जब न्यूमरेटर में आए हुए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर में आए हुए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर से कम होती है, तब गिवन फंक्शन को प्रॉपर फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखो न्यूमरेटर में ये z, ये एक ही वेरिएबल आया हुआ है जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 1 होगी, और ये डिनोमिनेटर में टोटल z की पावर कितनी हो रही है, z इंटू जेड स्क्वायर इंटू ये जेड क्यूब। ठीक है, इसका मतलब डिनोमिनेटर में z की टोटल पावर हो जाएगी 3 और ऊपर न्यूमरेटर में z की पावर कितनी है, 1 है, तो ऊपर ये जो वेरिएबल आया हुआ है z जिसकी पावर कम है, डिनोमिनेटर में ये जो वेरिएबल आया हुआ है ना z उससे। ठीक है, इसके कारण हम लोग गिवन फंक्शन को क्या कहेंगे, प्रॉपर फंक्शन कहेंगे और इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकालना डायरेक्टली पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन निकालते वक्त हम लोग क्या करेंगे, ये जो राइट साइड में फंक्शन लिखा हुआ है उसको एक बार फिर से लेफ्ट साइड में लिख लेंगे। ये 7z-2 लिख दिया ऊपर वाला पार्ट यानी कि न्यूमरेटर वाला पार्ट, और डिनोमिनेटर वाला पार्ट मैं यहाँ पे अभी लिख दे रहा हूँ z, ये फर्स्ट ब्रैकेट में रहेगा z-2 और ये दूसरे ब्रैकेट में रहेगा z+1। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर ये z हमें एक ही बार दिख रहा है जो कि रिपीट नहीं हुआ है, और ठीक है, और ये z की पावर भी 1 है, इसके कारण इसको लीनियर फैक्टर कहेंगे जो कि रिपीट नहीं हुआ है, तो इसको नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर कहेंगे। ठीक है, तो इसके कारण उसके ऊपर एक कांस्टेंट आएगा, a लिख दिया वो कांस्टेंट को, और डिनोमिनेटर में हम लोग z लिख देंगे। ठीक है, प्लस यहाँ पर देखो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर z की पावर कितनी है, 1 है, इस फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर z की पावर 1 है और ये z-2 फैक्टर रिपीट नहीं हुआ है, तो इसके कारण इसको क्या कहेंगे हम लोग, लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर कहेंगे या फिर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, ये नॉन लीनियर रिपीटेड फैक्टर होने के कारण लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर होने के कारण इसके ऊपर एक b कांस्टेंट आ जाएगा, और ये डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे हम लोग, z-2 लिख देंगे, प्लस सिमिलरली यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग आगे, प्लस c, और ये डिनोमिनेटर में ये z+1 लिख सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हमें एक इमेजिनरी सर्कल कंसिडर करना होगा जो कि हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पर ये हर जगह पे मैंने बोथ साइड क्या पुट किया हुआ है, एक इमेजिनरी सर्कल पुट किया हुआ है। इस इमेजिनरी सर्कल में हमें लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर प्लेस कर देना है। ठीक है, या फिर कंसिडर कर लेना होगा। क्या कहा, ये जो इमेजिनरी सर्कल हम लोगों ने अभी ड्रॉ किया हुआ है, उस इमेजिनरी सर्कल में हमें ये जो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जो भी डिनोमिनेटर दिख रहा है ना, वो कंप्लीट डिनोमिनेटर प्लेस कर देना होगा। ठीक है, अगर ये सेम डिनोमिनेटर हम लोग यहाँ पर इस सर्कल में प्लेस कर देंगे तो वो इटसेल्फ कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ओनली 7z-2 रहेगा। ठीक है, इज इक्वल टू ए के साइड में क्या आएगा, फर्स्ट ब्रैकेट में तो रहेगा z-2 और ये दूसरे ब्रैकेट में क्या रहेगा, z+1। ठीक है, और ये प्लस फिर बी के साइड में क्या आ जाएगा, z आएगा और दूसरे ब्रैकेट में रहेगा z+1। ये प्लस लिखा, c लिखा, c के आगे बाजू में क्या आएगा, ये z होगा और उसके साइड में क्या होगा, z-2 ये हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, देखो अगर हमें a इसकी वैल्यू निकालनी है, a जो कांस्टेंट है ना उसकी वैल्यू निकालनी है, तब उस केस में हमें b और c को 0 करना होगा। b और c को 0 करने के लिए हम लोग देखेंगे उनके साथ कौन से कॉमन टर्म आए हुए हैं, तो b और c के साथ हम ये z कॉमन आया हुआ दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पुट z की वैल्यू डायरेक्टली 0 कर देंगे। ठीक है, अगर हम लोग z की वैल्यू 0 लेते तो b और c वाले टर्म 0 हो जाएंगे। यहाँ पर 0 -2 -2 और ये 0 + 1 1, -2 × 1 -2, तो राइट साइड में क्या रहेगा, -2 टाइम्स ऑफ a रहेगा। z तो 0 लिया था, लेफ्ट साइड में ये -2 रहेगा, तो यहाँ से हमें a की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा।
अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें अगर बी इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें ए और सी इन टर्म को जीरो करना होगा। तो ए और सी में कौन से कॉमन टर्म है दिख रहे हैं हमें यहाँ पर z-2 और सी वाले में भी z-2, ठीक है। तो इसके कारण हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर z की वैल्यू कितनी सब्स्टिट्यूट कर लेंगे 2, ठीक है। तो अगर z की वैल्यू हम लोग 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a और ये c जीरो हो जाएंगे, b हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। z की वैल्यू हमने 2 ली है, 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 2 6, यानी राइट साइड में रहेगा 6 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल टू 7 2 कितना हो जाएगा, 7 2 14, 14 - 2 कितना रहेगा 12, ठीक है। तो यहाँ से बी की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी 2 मिल जाएगी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद अभी हमें सी इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। सी कांस्टेंट की वैल्यू निकालते वक्त हमें ए और बी टर्म को जीरो करना होगा। तो चेक कर लेंगे ए और बी टर्म में कौन सा टर्म कॉमन दिख रहा है या फिर कौन सा फैक्टर हमें कॉमन दिख रहा है। यहाँ पर z+1 आया हुआ है ए के साथ और बी में भी z+1 आया हुआ है। तो इसके अगर हम लोग क्या करेंगे, पुट z इक्वल टू -1 ले लेंगे, ठीक है। तो ये -1 + 1 0, ए टर्म जीरो हो जाएगा, -1 + 1 बी वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया है, z इक्वल टू -1 लिया हुआ है। z की वैल्यू -1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में ये -7 -2 -9 रहेगा इज इक्वल टू -1 है z की वैल्यू, ये -1 और ये -2 -3 इंटू -1 और ये कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर क्या लिख देंगे हम लोग, +3c लिख देंगे इक्वल टू के राइट साइड में। तो यहाँ से हमें c की वैल्यू कितनी मिलेगी, -3 मिलेगी, ठीक है। तो ये a b और c की वैल्यू जहाँ पर आई हुई है वो वाला पार्ट हम लोग ऊपर लिख देंगे, उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, ठीक है। देखो ये जो लेफ्ट साइड का पार्ट था 7z-2 अपॉन में z-2 z+1 वो अपना एक्चुअल दिया हुआ फंक्शन ही है f(z). तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला पार्ट नहीं लिखेंगे, ये वाला पार्ट हटाकर उसकी जगह पे सिंपली f(z) लिखेंगे और f(z) में ये जो राइट साइड का पार्ट दिख रहा है ना वो वाला ही लिखेंगे जिसमें ए बी और सी की जो वैल्यू आई है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। देखो वो ऐसा हो जाएगा फिर f(z) इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी आई हुई दिख रही है 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/z लिख देंगे। बी की वैल्यू कितनी मिली है हमें 2, तो ये क्या रहेगा प्लस बी की वैल्यू 2 अपन में क्या रहेगा उसके z-2 रहेगा, फिर से प्लस दे दिया, ठीक है। सी की वैल्यू कितनी थी -3, तो ये -3 ऊपर लिखा और ये डिनोट में क्या लिखना होगा हमें z+1 लिखना होगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या दिया होता, अबाउट z इक्वल टू -1 दिया होता, इसके कारण वो वाला पार्ट हमें यहाँ पर मेंशन करना होगा, अबाउट z इक्वल टू -1 लिखा, ठीक है। देखो इसका मतलब मैंने शुरुआत में ही बता दिया था, अगर क्वेश्चन में अबाउट z इक्वल टू -1 होता है तो हमें गिवन फंक्शन को इन अ पावर ऑफ z+1 में एक्सपांड करना होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या रहेगा, जहाँ पर भी हमें z दिख रहा है, क्या कहा, जहाँ पर भी हमें z दिखेगा वहाँ पर हमें z+1 लाना है। z इक्वल टू -1 है तो z+1 लाना होगा। अगर z इक्वल टू +1 होता तो हमें जहाँ पर भी z दिखाई देगा वहाँ पर z-1 लाना होता था, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर तो z इक्वल टू -1 दिया हुआ है, इसके कारण हम लोग क्या करेंगे, जिधर भी z हमें दिख रहा है पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद आए हुए स्टेप में वहाँ पर हम लोग z की जगह पे क्या लिख देंगे, डायरेक्टली z+1 लिख देंगे, ठीक है। देखो आगे के स्टेप का सिंप्लीफिकेशन किस तरीके से होगा यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। ये 1 लिख दिया, अपॉन में ये z है, z की जगह पे हमें डायरेक्टली क्या लाना होगा, z+1 लाना होगा, तो वो लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। देखो +1 हमने एक्स्ट्रा लिया है तो उसको बैलेंस करने के लिए साइड में हमें -1 भी लिखना होगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद ये आगे क्या किया, प्लस ऊपर का ये 2, z की जगह पे हमें क्या डायरेक्टली लिखना था, z+1 लिखना था। +1 अगर हमने एक्स्ट्रा लिया है तो उसको बैलेंस भी करना होगा और जो -1 हम लोग करेंगे एडजस्ट करेंगे वो किसके साथ ऐड करना होगा या फिर एडजस्ट करना होगा, इस -2 के साथ, ठीक है। तो -2 और ये -1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। देखो फाइनल रिजल्ट देखो, z+1 -3 कितना होता है, z-2 ही होता है। यहाँ पर +1 -1 कैंसिल होने पर z ही बचता है, यानी कि एक्चुअल मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, f(z) का। आगे क्या लिखा है, ये प्लस है, इस प्लस को हम लोग ये माइनस साइन ओवर राइट कर लेंगे, ठीक है। ऊपर का 3 एज इट इज और नीचे z+1। यहाँ पर कोई z+1 ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं +1 ऐड भी कर देता हूँ और -1 कर देता हूँ तो ये सेम टर्म ही रहेगा, ठीक है। या फिर हम लोग इसको सिंपली ऐसा भी कह सकते हैं, हमें गिवन फंक्शन f(z) को अबाउट z इक्वल टू -1, इसका ही मतलब z की जगह पे इन अ पावर ऑफ z+1 चाहिए। यहाँ पर z+1 ऑलरेडी है तो इसके कारण यहाँ पर हमें कुछ एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो इतना क्लियर हो गया। ये f(z) हमें क्या मिला है, 1 अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट में z+1 -1 प्लस 2 अपॉन z+1 -3 -3 अपॉन z+1, ठीक है।
तो देखो यहाँ पर हमें गिवन फंक्शन एफ ऑफ जेड को अबाउट जेड इक्वल टू -1 होने के कारण इन अ पावर ऑफ जेड प्लस वन के में एक्सपांड करना होगा। तो देखो यहाँ पर जेड प्लस वन के साइड में कौन सा नंबर आया हुआ है, सिर्फ नंबर देखना है, उसकी मैग्नीट्यूड नहीं देखनी है प्लस या माइनस। यहाँ पर हमें जेड प्लस वन के साथ 1 ये नंबर आया हुआ दिख रहा है, और साइड में जेड प्लस वन के साथ हमें ये 3 नंबर आया हुआ दिख रहा है। ठीक है, साइन नहीं देखना है नंबर का, सिर्फ प्लस या माइनस ये साइन नहीं देखना है, सिर्फ नंबर देखना है, वैल्यू देखनी है, मैग्नीट्यूड देखनी है। ठीक है, तो फर्स्ट में केस में जेड प्लस वन के साथ ये 1 नंबर दिख रहा है, ठीक, वो 1 नंबर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, देखो ये 1 नंबर लिखा, और दूसरी साइड में जेड प्लस वन के साथ हमें कौन सा नंबर आया हुआ दिख रहा है, ये 3 नंबर आया हुआ दिख रहा है। 3 ये नंबर 1 से बड़ा होने के कारण मैंने उसको राइट साइड में लिखा, और ये 1 नंबर छोटा है, ठीक है, तो उसको लेफ्ट साइड में लिखा। छोटे नंबर हम लोग लेफ्ट साइड में लिखते हैं, बड़े नंबर राइट साइड में लिखते हैं नंबर सिस्टम के अंदर। वो उसी तरीके से मैंने इस 1 और 3 को प्लेस किया हुआ है, 1 को लेफ्ट में रखा है और 3 को राइट में लिखा है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 3 केसेस जनरेट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, केस 1 लिखा हुआ है, और हमें यहाँ पर ध्यान किसको रखना है, जेड प्लस वन को ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, फर्स्ट केस में क्या करना होगा, जो लोवेस्ट वैल्यू है ना 1, उससे भी मॉड ऑफ जेड प्लस वन को छोटा लेना होगा। क्या कहा, जेड प्लस वन ये जो मॉड में लिखकर हम लोग उसको किससे छोटा कंसिडर करेंगे, 1 से भी छोटा करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ऐसा हो जाएगा, जो 1 है जो छोटा है उससे भी छोटा लो। क्या कहा, जो छोटा है उससे भी छोटा लो, यानी कि छोटा तो 1 है यहाँ पर। ठीक है, तो उससे भी हमें मॉड ऑफ, उससे भी लेस हमें किसको कंसिडर करना होगा, मॉड ऑफ जेड प्लस वन को कंसिडर करना होगा। ठीक है, ये जो जेड प्लस वन आया है वो उसके अराउंड हमें सीरीज गिवन फंक्शन को एक्सपांड करना था ना, इसके कारण हम लोग क्या करेंगे, केस 1 में मॉड ऑफ जेड प्लस वन को हम लोग लेस देन 1 कंसिडर करेंगे। ठीक है, जो छोटा था वैल्यू उससे छोटा हमें लेना होता है केस 1 के अंदर। ठीक है, अभी देखो, अगर मॉड ऑफ जेड प्लस वन लेस देन 1 है तो इसका ही मतलब क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड प्लस वन अल्सो लेस देन 2, सॉरी अल्सो लेस देन 3, क्योंकि यहाँ पर बाजू में दूसरा नंबर 3 आया हुआ है। ठीक है, तो और बड़ा वाला टर्म बाहर लेना होता है। ठीक है, इतना भी याद आ रहा पता होगा अगर प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे तो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये केस 1 लिखने के बाद हमें गिवन एफ ऑफ जेड एज इट इज लिखना होगा, जो कि हम लोगों ने जेड प्लस वन करके सिंप्लीफाई कर लाया था। ठीक है, तो ये 1 अपॉन ऊपर वाले हमें एफ ऑफ जेड फिर से लिख देना होगा। ठीक है, तो ये ऊपर वाले पार्ट एफ ऑफ जेड का मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, प्लस ऊपर 2 फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा, यहाँ पर ये जेड प्लस वन होगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, आगे -3 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, -3 अपॉन यहाँ पे क्या लिखा, ये जेड प्लस वन वाला टर्म एज इट इज लिख दिया। ठीक है, देखो जहाँ पर भी जेड प्लस वन के साथ आया हुआ ये 1 है, या फिर जेड प्लस वन के साथ ये आया हुआ 3 है, इन दोनों केस में हमें जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी उसको बाहर लेना होगा। ठीक है, तो जेड प्लस वन और -1 में बड़ा कौन है, ये 1 बड़ा है। क्या कहा, जेड प्लस वन और ये 1 में बड़ा कौन है, 1 है, तो जो बड़ा होता है उसको हमें बाहर लेना होता है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं 1 को बाहर लेता तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, सीरीज़ ऐसी ही रहेगी एज इट इज़। लेकिन सीरीज़ को एक्सपेंड करने के लिए हमें वो कैसे मिलनी चाहिए, 1 प्लस या फिर 1 माइनस मिलनी चाहिए। ठीक है, इसके कारण हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से माइनस साइन को बाहर लेंगे, या फिर -1 को बाहर लेंगे। अगर -1 को हम लोग बाहर लेते हैं तो ये कैसा हो जाएगा, +1 माइनस जेड प्लस वन ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब तो सेम ही हो रहा है, माइनस अंदर डाल के देखो, ये माइनस माइनस प्लस, और ये -1 इंटू 1 -1। ठीक है, ऊपर वाले टर्म मिल जाएगा अगर हम लोग माइनस साइन अंदर डालते तो। देखो -1 ही बाहर क्यों निकाला, जेड प्लस वन और 1 में हमें बड़ा वाला नंबर बाहर लेना था। ठीक है, तो +1 को बाहर लेते तो अंदर कोई चेंजेस नहीं होते थे, क्योंकि सीरीज़ हमें 1 प्लस या फिर 1 माइनस में ही एक्सपांड करनी होती है, तो इसके कारण माइनस साइन के साथ 1 को बाहर लिया हुआ है। ठीक है, आगे देखो, अभी ये प्लस लिखा, ऊपर का 2 एज इट इज लिख दिया। जेड प्लस वन और -3 में बड़ा कौन था, 3 बड़ा था। ठीक है, लेकिन हमको मैं +3 बाहर लेता हूँ तो ये कैसा हो जाएगा, जेड प्लस वन बाई 3 -1 हो जाएगा, राइट। लेकिन सीरीज़ को अगर एक्सपेंड करना है तो वो -1 में नहीं, 1 प्लस या फिर 1 माइनस होनी चाहिए। इसके कारण हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिनोमीटर में से -3 को बाहर लेंगे। अगर हम लोग डिनोमीटर से -3 को बाहर लेते तो कैसे हो जाएगा, आगे 1 माइनस जेड प्लस वन बाई 3 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और इसको राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया। ये वाले टर्म को कुछ नहीं करना है, क्योंकि उसके यहाँ पर जेड ये +1 ये ऑलरेडी आया हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, ये जो डिनोमीटर में स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहे हैं ना, उनको न्यूमरेटर में लेके जाना होगा। ठीक है, तो न्यूमरेटर को लेते जाते वक्त उनकी पावर में सिर्फ हमें माइनस लिखना होगा। 1 अपॉन -1, ये माइनस साइन आगे लिख दिया, एक ब्रैकेट आएगा, 1 माइनस ऑफ जेड प्लस वन राउंड ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, उसके पावर में -1। या इसका मतलब क्या होगा, डिनोमीटर में आया हुआ जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म है हम लोग उसको न्यूमरेटर में लेके गए। ठीक है, ये -1 लिखा हुआ है, ये -1 है, और यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट है। ठीक है, आगे क्या रहेगा, इस प्लस को ये माइनस साइन ओवरराइट करेगा, तो हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं, -2 बाई 3 स्क्वायर ब्रैकेट, अगर ऊपर जाएगा तो 1 माइनस
जेड प्लस वन अपॉन थ्री रहेगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, पावर में कितना आएगा -1 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला टर्म हमें फिर से एक बार एज इट इज लिख देना होगा, उसको कुछ नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टर्म आया हुआ है जो बस उसको एक्सपांड कर देना होगा। ये एफ ऑफ जेड लेफ्ट साइड का एज इट इज, ये माइनस साइन फिर ब्रैकेट, यहाँ पे सेंटर में माइनस दिख रहा है, इसके कारण सारे सीरीज के एक्सपांशन वाले टर्म कैसे रहेंगे, प्लस में आएंगे। वन प्लस यहाँ पे क्या होगा जेड प्लस वन एक ब्रैकेट में, प्लस क्या होगा दूसरे ब्रैकेट में जेड प्लस टू का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस जेड प्लस वन का होल क्यूब, यहाँ पे गलती से टू लिखा, वन होना चाहिए था, जेड प्लस वन दिख रहा है ना, ये गलती से टू लिखा था, करेक्शन कर दिया, जेड प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन का होल क्यूब प्लस अप टू इन्फिनिटी शो दैट कर लेंगे। ठीक है, आगे क्या लिखना होगा, ये -2 अपॉन 3 लिखना होगा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। यहाँ पर भी सेंटर में माइनस होने के कारण इस सीरीज को एक्सपेंड करते वक्त अंदर के सारे टर्म कैसे रहेंगे, प्लस में आएंगे। वन प्लस फर्स्ट ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग यहाँ पर जेड प्लस वन बाई थ्री। ठीक है, आगे फिर से प्लस, फिर लिखना होगा दूसरे ब्रैकेट में हमें जेड प्लस वन बाई थ्री का होल स्क्वायर, फिर से प्लस, तो उसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट में हमें लिखना होगा जेड प्लस वन बाई थ्री का होल क्यूब। ठीक है, प्लस अप टू इन्फिनिटी, और लास्ट वाला टर्म हमें एज इट लिखना होगा, दैट इज -3 अपॉन जेड प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ पर केस वन के अंदर आने वाले एफ ऑफ जेड का हम लोगों ने एक्सपांशन कर दिया है। ठीक है, सेकेंड केस में हमें क्या करना होगा, मॉड ऑफ जेड प्लस वन को इन बिटवीन वन एंड थ्री कंसिडर करना होगा। ठीक है, क्या कहा, मॉड ऑफ जेड प्लस वन को हमें सेकेंड केस में इन बिटवीन वन एंड थ्री कंसिडर करना होगा। तो देखो यहाँ पर केस टू लिखा हुआ है, दैट इज वन इज लेस देन मॉड ऑफ जेड प्लस वन, और ये मॉड ऑफ जेड प्लस वन लेस देन थ्री। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हमें गिवन फंक्शन एफ ऑफ जेड फिर से लिखना होगा, जो कि हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद जेड की जगह पे जेड प्लस वन लाया था, वो वाला लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेम फंक्शन में फिर से लिख देता हूँ, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू वन अपॉन क्या था स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये जेड प्लस वन एक राउंड ब्रैकेट में था, उसके आगे -1 था। ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसके बाद प्लस ऊपर आएगा टू आएगा ऊपर, डिनोट में आएगा फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर ये जेड प्लस वन माइनस कितना रहेगा उसके साइड में थ्री, ऊपर वाला मैं लिख रहा हूँ ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद आगे था -3 अपॉन जेड प्लस वन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अभी हमें सीरीज को एक्सपेंड करते इस वक्त ये जो केस लिखा है ना उसको थोड़ा सा देखना होगा, ऑब्जर्व करना होगा, और इतना याद रखना है कि जो बड़ा होता है उसको बाहर लेना होता है। ठीक है, ये लेफ्ट साइड का एफ ऑफ जेड फिर से एड्रेस लिख दिया, इज इक्वल टू जेड प्लस वन, और ये वन में देखना है, क्या कहा जेड प्लस वन और ये वन देखना है ना, साइन नहीं देखना है प्लस माइनस, सिर्फ नंबर देखना है, और ये जेड प्लस वन वाली टर्म को देखना होगा। ठीक है, तो ये जेड प्लस वन और वन में बड़ा कौन है एज अकॉर्डिंग टू केस, देखो वन और जेड प्लस वन में बड़ा क्या दिख रहा है, यहाँ पर जेड प्लस वन दिख रहा है। ठीक है, तो इसके कारण जो बड़ा होता है उसको बाहर लेना होगा, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म में हमें जेड प्लस वन को बाहर लेना होगा, बिकॉज इन केस टू जेड प्लस वन इज ग्रेटर देन वन। ठीक है, और ये जेड प्लस वन क्या दिख रहा है, तीन से छोटा दिख रहा है, तो जहाँ पर भी जेड प्लस वन को अगर हमें तीन के साथ कंपेयर करना होगा, जो बड़ा होगा उसको बाहर लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल तो हम लोग यहाँ पर फर्स्ट टर्म में जेड प्लस वन को बाहर ले रहे हैं, तो वो ले लिया, ब्रैकेट डाला, यहाँ पर क्या होगा वन रहेगा, माइनस ये क्या आ जाएगा वन अपॉन जेड प्लस वन रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट, इसके बाद अभी देखो ये प्लस लिखा, ये ऊपर का टू लिख दिया, ये सेंटर लाइन डाल दिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना होगा, देखो यहाँ पर जेड प्लस वन लिखा हुआ है और साइड में तीन दिख रहा है, साइन नहीं देखना है प्लस माइनस, सिर्फ नंबर के वैल्यू देखना है। जेड प्लस वन और थ्री में बड़ा कौन है, देखो यहाँ पर जेड प्लस वन और थ्री में बड़ा कौन है, थ्री है राइट, जो बड़ा होता है उसको बाहर लेना होता है। तो हम लोग यहाँ से अगर थ्री बाहर लेते तो ये कैसा हो जाएगा, जेड प्लस वन बाई थ्री -1 हो जाएगा। लेकिन सीरीज को अगर एक्सपांड करना होता है तो वो वन प्लस या फिर वन माइनस होनी चाहिए, तो इसके कारण हम लोग यहाँ से तीन को तो बाहर नहीं लेंगे, लेकिन -3 को बाहर लेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, फिर ये वन माइनस ऑफ ये जेड प्लस वन बाई थ्री ऐसा हो जाएगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अगला वाला टर्म हमें एज इट इज लिखना होगा, दैट इज -3 अपॉन जेड प्लस वन। नेक्स्ट स्टेप पे हमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो टर्म आया हुआ है या फिर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट आया हुआ है उसको हम लोग न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड का एफ ऑफ जेड हमें एज इट इज लिखना होगा, वन अपॉन ये जेड प्लस वन रहेगा, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट प्रेस कर देता हूँ। नीचे वाला डब्बा को या फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट को हम लोग उसको ऊपर लेके जा रहे हैं, तो वो कैसा हो जाएगा, वन माइनस राउंड ब्रैकेट में ये आएगा वन अपॉन जेड प्लस वन, राउंड ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, पावर में क्या ये -1। ठीक है, इस प्लस को ये -1 ओवरराइट करेगा तो ये -2/3 हो जाएगा नीचे वाला डब्बा, या फिर हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट कह सकते हैं उसको, जो कि ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, अंदर वाले टर्म आज लेके सिर्फ पावर में क्या कर दिया, -1 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में ये लेफ्ट साइड का ये एफ ऑफ जेड एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू वन अपॉन जेड प्लस वन एक राउंड ब्रैकेट के अंदर, या फिर ये आएगा ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पर देखो सेंटर में माइनस होने के कारण सीरीज को अगर एक्सपेंड करेंगे तो अंदर के सारे टर्म कैसे रहेंगे, प्लस में आएंगे। फर्स्ट टर्म लिखा वन,
उसके बाद प्लस आएगा, बाजू में आएगा ब्रैकेट में 1/z+1, ठीक है, प्लस दूसरे ब्रैकेट में आएगा फिर से 1/z+1 का होल स्क्वायर करना होगा, प्लस ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे 1/z+1 का होल क्यूब, ठीक है, प्लस अप टू इन्फिनिटी, लास्ट में ये लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। देखो सीरीज को एक्सपेंड करने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, ये 1 - z⁻⁻1 अगर रहता है तो 1 + z + z³ + z² + z³ प्लस अप टू इन्फिनिटी ऐसा फॉर्मूला बनता है। और ये 1 + z⁻⁻1 रहेगा तो अल्टरनेट हमें प्लस माइनस साइन यूज़ करने होते हैं। सीरीज नीचे जो जैसे लिखी है उसकी जैसी होगी, सिर्फ अल्टरनेट प्लस माइनस साइन देने होंगे। अगर सेंटर में प्लस होता है तो, अगर सेंटर में माइनस होता है तो सारे टर्म कैसे रहेंगे, प्लस में रहेंगे, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने और पहले वाले सब में एक्सपेंशन किए थे, ठीक है, हर एक केस के अंदर। अभी वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर भी अप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये माइनस रहेगा, -2/3 ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डाला 1, सेंटर में माइनस दिख रहा है तो सीरीज के सारे टर्म एक्सपेंड करते वक्त प्लस में लिखने होंगे, 1 प्लस लिखा, ब्रैकेट लिखना होगा फिर हमें पहले तो वो z+1/3, ठीक है, ये एक बार लिखा, प्लस अभी क्या करेंगे सेम ब्रैकेट लिखकर उसके पावर में हमें 2 देना होगा, फिर से सेम ब्रैकेट लिखकर हमें पावर में कितना देना होगा, 3 देना होगा, ठीक है, प्लस अप टू इन्फिनिटी यहाँ पर शो दैट करेंगे, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर फिर यहाँ पर हमारा सेकंड केस के अंदर आने वाले f(z) इस फंक्शन का एक्सपांशन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हमें केस थर्ड कंसिडर करनी होगी। केस थर्ड में क्या करना होगा हमें मॉड ऑफ z+1 को हाईएस्ट वैल्यू जो आई थी ना 3 को, उससे भी ग्रेटेस्ट कंसिडर करना होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, केस थ्री में क्या कंसिडर करना होगा हमें, मॉड ऑफ z+1 ये जो वैल्यू थी जिसके अराउंड हमें इस f(z) को एक्सपांड करना है, ये मॉड ऑफ z+1 को हमें ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट वैल्यू कंसिडर करना होगा, ठीक है। यहाँ पर ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी थी, 3 थी, तो 3 से भी हम लोग बड़ा किसको कंसिडर करेंगे, मॉड ऑफ z+1 को कंसिडर करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमें फिर से वो गिवन फंक्शन f(z) लिखना होगा, तो वो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे फिर से f(z) = वो क्या था 1/, यहाँ पर फर्स्ट राउंड ब्रैकेट के अंदर ये z+1 आएगा, साइड में ये आएगा -1 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, प्लस ऊपर आएगा 2, डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहेगा ये z+1 राउंड ब्रैकेट क्लोज -3 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज -3/z+1, ठीक है। अभी देखो कंसेप्ट तो वही है, जो बड़ा होता है उसको बाहर लेना होता है। इफ़ z+1 इज ग्रेटर देन 3 तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, z+1 आल्सो ग्रेटर देन 1, ठीक है, बिकॉज 3 ये 1 से बड़ा होता है। अगर z+1 3 से ही बड़ा है तो इसका मतलब वो बाय डिफॉल्ट 1 से भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और जो बड़ा होता है उसको हमें बाहर लेना होता है, राइट, क्या कहा, जो बड़ा होगा उसको हमें बाहर लेना होगा ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 1/, बड़ा z+1 है, z+1 और 1 को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो z+1 इज द लार्जेस्ट ना, तो हमें क्या करना होगा, z+1 को बाहर लेना होगा। तो ये z+1 एक ब्रैकेट के अंदर लिखा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट 1 - 1 क्या रहेगा यहाँ पर z+1, जिसको एक राउंड ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। आगे प्लस ऊपर 2, यहाँ से हमें किसको बाहर लेना होगा, जो लार्जेस्ट है वो, यहाँ पर z+1 और 3 में बड़ा कौन दिख रहा है, z+1 बड़ा दिख रहा है, तो यहाँ से भी हम लोग z+1 को ही बाहर ले लेंगे, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर 1 आएगा, -3 क्या आएगा, ये z+1 जिसको एक राउंड ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। उसके बाद फाइनल वाला टर्म हमें एज इट लिखना होगा, दैट इज -3/z+1, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। देखो यहाँ से केस 2 के अंदर आने वाला थोड़ा सा हमें करेक्शन मिल गया है। ये केस 2 के अंदर लास्ट के जो 2 स्टेप थे उसमें मैंने लास्ट वाला टर्म नहीं लिखा था, ऐड नहीं किया था, तो उसको करना चाहिए था, अदरवाइज अपने मार्क्स करते थे, तो मैं ऐड कर दे रहा हूँ -3/z+1 ये सेकेंड वाले स्टेप में, और उसके नीचे वाले स्टेप में भी हमें वो लिखना चाहिए था -3/z+1, ठीक है। अदरवाइज कुछ मार्क्स तो कटते ही थे क्योंकि वो स्टेप में बनता है ना लिखना, तो वो अभी ऐड कर दिया, ठीक है। अभी वो केस 2 भी करेक्ट हो गया। तो यहाँ पर देखो ये इतना क्लियर हो गया, ये जो लार्जेस्ट वैल्यू थी उसको हम लोगों ने बाहर लिया था, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जो आए हुए स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहे हैं उनको ऊपर लेके जाएंगे सिंपली। तो फर्स्ट टर्म तो क्या होगा 1/z+1, z+1 को एक राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे, ये जो बॉक्स है या फिर वो जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो स्क्वायर ब्रैकेट को ऊपर लेके जाएंगे, यानी कि न्यूमरेटर में, तो वो कैसा हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही 1 माइनस, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट के अंदर 1/z+1 राउंड ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, वो पावर में -1, ठीक है। आगे क्या होगा, ये +2 में क्या लिखेंगे हम लोग, z+1 आएगा एक राउंड ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। नीचे वाला बॉक्स ऊपर जाएगा तो वो क्या होगा 1 माइनस राउंड ब्रैकेट के अंदर 3/z+1 राउंड ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, पावर में क्या रहेगा -1, और ये आगे का पार्ट दैट इज -3/z+1, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आए हुए टर्म को हमें एक्सपेंड करना होगा, ठीक है। वो कैसे लिखेंगे हम लोग,
z+1 एक राउंड ब्रैकेट के अंदर ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट 1 सेंटर में माइनस तो सारे टर्म कैसे रहेंगे प्लस में आ जाएंगे 1 प्लस फर्स्ट राउंड ब्रैकेट के अंदर 1/z+1 उसके बाद सेम टर्म लिखना होगा 1/z+1 एक राउंड ब्रैकेट के अंदर पावर में 2 प्लस ब्रैकेट के अंदर आएगा 1/z+1 पावर में 3 आ जाएगा। ठीक है, प्लस अप टू इन्फिनिटी लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। उसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे प्लस 2 ये क्या होगा z+1। ठीक है, ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट उसके बाद फर्स्ट टर्म रहेगा 1 रहेगा उसके बाद ये प्लस दे दिया। प्लस देने के बाद हमें एक राउंड ब्रैकेट देना होगा, तो ऊपर रहेगा 3 नीचे रहेगा z+1 एक राउंड ब्रैकेट में। उसके बाद फिर से सेम टर्म को हमें लिखना है 3/z+1 टू द पावर 2 प्लस 3/z+1 टू द पावर 3। ठीक है, प्लस अप टू इन्फिनिटी शो दैट कर देंगे, लास्ट में यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। और लास्ट में हमें ये वाला टर्म हमें लिखना था जो कि केस 2 में रह गया था लेकिन बाद में लिख दिया था। ठीक है, तो फाइनल टर्म क्या रहेगा -3/z+1। तो यहाँ पर केस 3 के अंदर आने वाले गिवन फंक्शन f(z) का हमारा एक्सपेंशन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, ऑब्टेन टेलर्स और लॉरेंट सीरीज फॉर द फंक्शन f(z) इज इक्वल टू 1 फर्स्ट ब्रैकेट में दिया हुआ है 1 + z², दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है z+2 फॉर फर्स्ट पार्ट 1 लेस देन mod of z लेस देन 2। ठीक है, सेकंड पार्ट में दिया है mod of z ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरर से शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले हमें गिवन फंक्शन f(z) को एज इट इज लिखना होगा, दैट इज f(z) इज इक्वल टू 1 फर्स्ट ब्रैकेट में आया हुआ टर्म है 1 + z का होल स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में टर्म है z+2। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। देखो इस फंक्शन को एक्सपेंड करने से पहले हमें ये चेक करना होगा वेदर द गिवन फंक्शन इज प्रॉपर या फिर इम्प्रॉपर। ऊपर z हमें दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, z कुछ नहीं दिख रहा ना हमें, हम लोग मान लेंगे कि ऊपर z है और उसकी पावर कितनी है 0 है। ठीक है, तो एनीथिंग रेस टू 0 कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो z की पावर हम लोगों ने ऊपर कितनी कंसिडर कर ली 0 और नीचे इन टोटल z की पावर कितनी है 3, z² इंटू z 3 हो जाएगी। ऊपर ये जो z वेरिएबल आया है उसकी पावर कितनी है 0 और नीचे जो z वेरिएबल आया है उसकी पावर है 3। ठीक है, ऊपर आए हुए z की पावर कितनी है कम है, नीचे आए हुए z की पावर से। ठीक है, इसके कारण हम लोग गिवन फंक्शन को क्या कहेंगे प्रॉपर फंक्शन कहेंगे और प्रॉपर फंक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन करना पॉसिबल होता है। ठीक है, तो देखो लेफ्ट साइड में हम लोग क्या कर देंगे फिर से गिवन फंक्शन जो f(z) लिख दिया हुआ है उसको लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो देखो यहाँ पर क्या करना होगा, मुझे लेफ्ट साइड में फिर से वो गिवन फंक्शन को लिखना होगा। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में गिवन फंक्शन f(z) लिख दिया है इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है z+2 ये जो टर्म है ब्रैकेट में आया हुआ यहाँ पर z की हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है, ब्रैकेट के अंदर z+2 की पावर कितनी है 1 है और ये फैक्टर रिपीट नहीं हुआ है। ठीक है, इसके कारण हमें उसके ऊपर एक कांस्टेंट लेना होगा a लिया और क्या लिख देंगे z+2 लिख देंगे। ठीक है, आगे क्या किया प्लस कर दिया। अभी देखो दूसरे ब्रैकेट के अंदर z की पावर कितनी है 2 है, क्या कहा दूसरे ब्रैकेट के अंदर z की पावर कितनी है 2 है, तो इसके कारण हम ये नॉन लीनियर फैक्टर रहेगा क्योंकि z की पावर 2 हो गई। ठीक है, तो ये नॉन लीनियर फैक्टर है। क्या इसके फैक्टर पढ़ते हैं, अगर यहाँ पर 1 - z² होता तो इसके फैक्टर पढ़ते थे, वो क्या होते थे 1 + z 1 - z a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई कर कर अगर यहाँ पर प्लस की जगह पे माइनस होता था हम लोग इसका फैक्टर निकाल सकते थे, वो क्या होते थे 1 + z 1 - z। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्लस होने के कारण इसके रियल फैक्टर नहीं आएंगे, क्या कहा इसके रियल फैक्टर नहीं आएंगे, कॉम्प्लेक्स फैक्टर आ जाएंगे। लेकिन हमें कॉम्प्लेक्स फैक्टर की ज़रूरत नहीं होती, रियल फैक्टर चेक करने होते। ठीक है, तो यहाँ पर इसके रियल फैक्टर नहीं आएंगे, इसके कारण हम लोग इसको क्या कहेंगे 1 + z², इस टर्म को हम लोग इरिड्यूसिबल टर्म कहेंगे, यानी कि जिसके फैक्टर नहीं पड़ते, क्या कहेंगे इरिड्यूसिबल टर्म कहेंगे, इसके फैक्टर नहीं पड़ते। तो 1 + z² ये टर्म इरिड्यूसिबल होने के कारण और ये z के पावर में 2 होने के कारण इसके साथ 2 कांस्टेंट जुड़ेंगे। वो जो 2 कांस्टेंट जुड़ेंगे उसको लिखने का तरीका कैसे रहेगा, देखो क्या लिख दिया ये b वेरिएबल कौन सा है z है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग bz+c लिख देंगे और ये डिनोमिनेटर में आया हुआ 1 + z² हमें लिखना होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, देखो यहाँ पर मैं एक इमेजिनरी सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ बोथ साइड। ठीक है, तो इस इमेजिनरी सर्कल में हमें क्या करना है लेफ्ट साइड में आया हुआ कंप्लीट डिनोमिनेटर कंसिडर करना होगा या फिर प्लेस करना होगा। क्या कहा ये जो इमेजिनरी सर्कल मैंने थ्रू आउट या फिर बोथ साइड ड्रॉ किया हुआ है उसमें हमें लेफ्ट साइड में इक्वल टू के लेफ्ट साइड में आया हुआ कंप्लीट डिनोमिनेटर प्लेस करना होगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड से क्या बचेगा ओनली 1 बचेगा इज इक्वल टू ए के साइड में क्या आएगा और ए के साइड में आएगा 1 + z² ये वाला टर्म आ जाएगा राउंड ब्रैकेट क्लोज प्लस bz+ ये जो पूरा टर्म है ना साथ में आया हुआ bz+ ये जो पूरा टर्म है साथ में आया हुआ उसको हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे, उसके साइड में क्या रहेगा z+2 रहेगा। ठीक है, और लेकिन हमें यहाँ पर z+2 को ब्रैकेट देना होगा अदरवाइज मीनिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये z+2 को ब्रैकेट में लिखा, bz+c ये भी एक टर्म साथ में आया हुआ टर्म है उसको भी ब्रैकेट में पुट कर दिया। ठीक है,
इसके आगे हमें फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर कर ए बी सी की वैल्यू निकाल देनी होगी ठीक है। तो वो कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये लेफ्ट साइड का 1 एज लिख दिया, यहाँ पर ए को हम लोग अंदर मल्टीपल कर देंगे तो ए इंटू 1 ए प्लस ये अगला वाला टर्म रहेगा ए जेड स्क्वायर। इसके बाद हम लोग बी जेड से जेड को मल्टीपल कर देंगे तो वो हो जाएगा बी जेड स्क्वायर। इसके बाद बी जेड से 2 को भी मल्टीपल कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा 2 बी जेड। ठीक है, अभी सी जेड ये नेक्स्ट टर्म सी जेड लिख दिया, उसके बाद क्या होगा +2 टाइम्स ऑफ सी हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। तो राइट साइड में हम लोग कॉमन टर्म एक साथ ले लेंगे, देखो ए जेड स्क्वायर और ये बी जेड स्क्वायर, इसमें कॉमन क्या निकलेगा जेड स्क्वायर निकलेगा, तो ए प्लस बी एक ब्रैकेट में पुट कर देंगे, साइड में क्या लिख देंगे जेड स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। क्या किया यहाँ पर ए जेड स्क्वायर ये बी जेड स्क्वायर, इनमें कॉमन क्या निकल रहा था जेड स्क्वायर बाहर निकल रहा था, उसको कॉमन बाहर निकाल दिया और ये अंदर क्या रहेगा ब्रैकेट के अंदर फिर ए प्लस बी रहेगा। अभी देखो ये 2 बी जेड को मैंने करली अंडरलाइन मारा है और ये सी जेड को करली अंडरलाइन किया हुआ है, तो यहाँ से कॉमन क्या बाहर निकल रहा है जेड बाहर निकल रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 2b प्लस सी बचेगा, ब्रैकेट के बाहर हमने क्या लिखा है जेड लिख दिया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। लास्ट में हमें कांस्टेंट दिख रहे हैं, कांस्टेंट क्या है पहला वाला ए और लास्ट वाला क्या है 2c है, तो उसको भी लिख देंगे a प्लस 2c, ये जो कांस्टेंट है उसको हमने लिख दिया है। ठीक है, तो देखो अगर हम लोग इक्वेशन को ये जो लास्ट में इक्वेशन को या फिर एक्सप्रेशन को अगर इसको हम लोग कंपेयर करते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड को, तो लेफ्ट साइड में हमें ये जेड स्क्वायर कहीं पर आया हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन राइट साइड में जेड स्क्वायर दिख रहा है और जिसका कोएफिशिएंट क्या है ए प्लस बी। ठीक है, लेफ्ट साइड में तो जेड स्क्वायर है ही नहीं और राइट साइड में जेड स्क्वायर है जिसका कोएफिशिएंट ए प्लस बी। इसका मतलब क्या होगा कंपेयर करने पर यहाँ हमें यहाँ पे पता चलेगा हियर वी गेट, क्या लिखा है हियर वी गेट ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी फिर डेफिनेटली 0 होगी, क्योंकि लेफ्ट साइड में जेड स्क्वायर है ही नहीं ना, राइट साइड में दिख रहा है, तो इसका लेफ्ट साइड बैलेंस तो होना चाहिए बीच में इक्वल टू होने के कारण। ठीक है, इक्विवेलेंट हो गई, इसका मतलब ए प्लस बी कितना होगा 0 होगा, तो यही से हमें बी की वैल्यू कितनी मिलेगी विच इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू वॉट -a। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट साइड में तो जेड का भी कोएफिशिएंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर राइट साइड में जेड का कोएफिशिएंट दिख रहा है दैट इज 2b प्लस सी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे 2b प्लस सी लिख देंगे विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। यहाँ से हमें c की वैल्यू कितनी मिलेगी c इज इक्वल टू -2b मिलेगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। c की वैल्यू मिलेगी हमें -2b और b की वैल्यू कितनी है -a। ठीक है, इतना क्लियर है। और लास्ट स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ये कांस्टेंट है a+2c कांस्टेंट है, तो लेफ्ट साइड में कांस्टेंट है दैट इज 1, तो हम लोग क्या लिख देंगे a+2c लिख दिया विच इज इक्वल टू 1 है। इतना क्लियर है। लेकिन अब देखो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी दिख रही है हमें -a दिख रही है, या फिर देखो मैं क्या कर रहा हूँ ये इम्प्लाइज का साइन होता है, ये a एज इट लिख दिया प्लस लिखा, ये 2 को भी हम लोग एज इट लिख देते। c की वैल्यू कितनी है अपने पास, c की वैल्यू कितनी है -2b, तो यहाँ पर ये -2b लिख देता हूँ और आगे क्या रहेगा इक्वल टू 1 रहेगा। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट स्टेप में ये a एज इट लिखा, यहाँ पर 2 इंटू -2 ये -4 कर देता हूँ। b की वैल्यू कितनी है इन टर्म्स ऑफ a, b की वैल्यू कितनी है अपने पास माइनस है, तो ये b की वैल्यू में -a पुट कर दे रहा हूँ इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा a+4a यानी कि 5 टाइम्स ऑफ a इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखो a ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, a+4a 5 लिख दिया इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू कितनी मिलेगी, a की वैल्यू मिलेगी हमें 1/5। अगर a की वैल्यू 1/5 है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1/5 हो जाएगी। ठीक है, देयरफॉर लिखा b की वैल्यू हो जाएगी -1/5 बिकॉज b इज इक्वल टू कितना था माइनस ही था राइट। अगर हमें देखो यहाँ पर b की वैल्यू मिल चुकी है दैट इज़ कितनी -1/5, तो यही से हम लोग c की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या दिख रहा है c इज इक्वल टू -2 भी दिख रहा है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/5 हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं गोल कर देता हूँ c की वैल्यू को, ये a की वैल्यू को भी गोल कर देता हूँ और ये b की वैल्यू को भी गोल या फिर सर्कल कर लेता हूँ। ठीक है, ये जो a b और c की वैल्यूज आई हुई है तो हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, जो क्वेश्चन था जो एक्सप्रेशन था ना शुरुआत में हमने लिखा था वहाँ पर हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे a b और c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। तो लेफ्ट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे सिंपली f ऑफ z लिख देंगे, ये f ऑफ z लिखा इज इक्वल टू पहला टर्म a वाला टर्म कितना था 1/5, तो ये 1/5 लिख दिया ऊपर और नीचे क्या था उसके z+2 था। ठीक है, इतना क्लियर हो गया प्लस सेंटर में। इसके बाद b वाला टर्म क्या था 1/5, उसके साइड में z प्लस c की वैल्यू 2/5 और ये डिनोटर में हमें क्या लिखना होगा 1 प्लस z² लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये जो f ऑफ z दिया हुआ है उसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, देखो ये लेफ्ट साइड में f ऑफ z लिखा इज इक्वल टू ऊपर का ये 1 ऊपर ही रखा, ये जो 5 डायरेक्टली नीचे लेके आया तो 5 साइड में क्या रहेगा ये z+2 रहेगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर पहले क्या कर देता हूँ ऊपर से मैं -1/5 को बाहर ले लेता हूँ, क्या कहा -1/5 को बाहर ले लिया, पैकेट के अंदर क्या बचेगा ये z
टू ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अंदर डाल के देखो -1/5 इंटू जेड रहेगा, -1/5 इंटू -2 करने पर वो क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में क्या आएगा यहाँ पर ये 1 प्लस जेड स्क्वायर रहेगा। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देता हूँ, इस प्लस को ये -1/5 वाला टर्म मैं एक्सपांड मल्टीपल कर देता हूँ। ठीक है, तो वो क्या जाएगा, क्या कैसे रहेगा फिर एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट तो एज इट इज लिख देंगे 1/5 टाइम्स ऑफ जेड प्लस 2। ठीक है, इस प्लस को ये वाला माइनस साइन ओवरराइट करेगा तो ये -1 अपॉन यहाँ पर 5, ऊपर का पार्ट ऊपर रखा 1 और ये 5 नीचे लिखा है। ठीक है, यहाँ पर साइड में क्या रहेगा z-2 ये वाला टर्म रहेगा और ब्रैकेट के अंदर ये 5 मल्टीपल 5 तो नीचे आ गया ना, और ये यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या रहेगा 1 प्लस जेड स्क्वायर ये वाला टर्म रहेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर एफ ऑफ जेड को सिंप्लीफाई करने के बाद हमें जो गिवन केसेस दी थी ना क्वेश्चन के अंदर, वो केस कंसिडर करनी होगी। तो देखो क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट केस क्या दिया हुआ था, 1 लेस देन मॉड ऑफ जेड लेस देन 2। ठीक है, तो वो वाला पार्ट हम लोग लिख देंगे यहाँ पर, केस 1 जो भी दिया था उन्होंने उसके कारण वो लिख रहा हूँ मैं, 1 लेस देन मॉड ऑफ जेड लेस देन 2। ठीक है, इतना क्लियर है। देखो ये केस लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो गिवन फंक्शन एफ ऑफ जेड था जिसको हमने सिंप्लीफाई किया था पार्शियल फ्रैक्शन कर जो सिंप्लीफिकेशन आया था वो हमें फिर से लिखना होगा 1/5, ब्रैकेट में क्या था z+2 था। ठीक है, इसके बाद माइनस साइन था, -1/5 था, साइड में क्या था न्यूमरेटर में ये z-2 ऐसा टर्म था और डिनोमिनेटर में क्या था 1 प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर है, ये 1 प्लस जेड स्क्वायर लिख दिया। अभी देखो ये जो ब्रैकेट दिख रहा है और यहाँ पर भी ये जो ब्रैकेट दिख रहा है, इन ब्रैकेट में हमें वो केस अप्लाई करनी होगी जो कि केस हमने ऊपर लिखी हुई है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये z+2 है, मॉड जेड होने के कारण हमें जेड को कंपेयर करना है। क्या कहा, मॉड जेड होने के कारण हमें जेड को कंपेयर करना है किसके साथ, इस जेड के साइड में जो भी नंबर होगा उसके साथ कंपेयर करना होगा। ठीक है, मॉड जेड होने के कारण बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पर z-1 होता तो कंप्लीट z-1 को हमें एक कंपेयर करना होता था उसके साइड में आए हुए नंबर के साथ। तो मॉड जेड है सेंटर में, तो इसके कारण हमें जेड को उसके साइड में आए हुए नंबर के साथ कंपेयर करना होगा। कंपेयर का मतलब लेस या फिर ग्रेटर ऐसा होगा। ठीक है, यहाँ पर तो देखो 1 इज लेस देन मॉड जेड, यानी कि 1 और जेड में बड़ा कौन है जेड है, और मॉड जेड और 2 में बड़ा कौन है 2 है। ठीक है, जो बड़ा होता है उसको बाहर लेना पड़ता है, तो यहाँ पर जेड और 2 में बड़ा कौन हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो फर्स्ट वाले टर्म में से हम लोगों को 2 को बाहर लेना होगा। ठीक है, तो ये ऊपर का 1, ये 5 साइड का, यहाँ से 2 आ गया बाहर, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा ये 1 प्लस z/2 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, राउंड ब्रैकेट क्लोज आ गए, ये माइनस ऊपर का ये 1/5, ऊपर ये तो z-2 भी टर्म था एज इट इज़, तो उसको भी एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से 1 और z में किसको लेना है बाहर, बड़े वाले टर्म को लेना है, तो बड़ा वाला टर्म क्या है यहाँ पर जेड स्क्वायर है ना, तो यहाँ से हम लोग जेड स्क्वायर को बाहर ले लेंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 1/z² ऐसा बचेगा। ठीक है, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, ये जो राउंड ब्रैकेट डिनोट में आए हुए हैं उसको ऊपर लेके जाना होगा, यानी कि न्यूमरेटर में लेके जाना होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 10, तो ये 1/10 बचेगा। इस राउंड ब्रैकेट को हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो वो कैसा हो जाएगा 1 प्लस z/2 राउंड ब्रैकेट क्लोज, उसके पावर में -1। ठीक है, यहाँ से कैसे रहेगा ये -z/2 लिख देता हूँ इसको, और ये अपॉन में क्या रहेगा 5 टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर रहेगा। नीचे वाला ब्रैकेट अगर हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो वो क्या लिखना पड़ेगा हमें 1 प्लस 1/z² लिखना पड़ेगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, पावर में क्या -1। ठीक है, देखो इस ब्रैकेट के सेंटर में साइन किया प्लस है, तो सीरीज को एक्सपेंड करते हो अल्टरनेट साइन यूज़ करने होंगे हमें प्लस माइनस, तो ये 1/10 लिख दिया। 1 लिखने के बाद ये माइनस क्या रहेगा z/2 होगा, उसके बाद प्लस लिखा z/2 का स्क्वायर होगा। ठीक है, उसके बाद माइनस z/2 का क्या हो जाएगा अभी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस आएगा अप टू इन्फिनिटी, ये हमें शो दैट करना है। इसके बाद ये माइनस लिखा, क्या रहेगा साइड में -z/2 अपॉन 5 टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर। ठीक है, ये उसको राउंड ब्रैकेट में लिख देंगे। फिर ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पर सेंटर में प्लस है तो सारे टर्म कैसे रहेंगे अल्टरनेट प्लस माइनस साइन में यूज़ करने होंगे। पहली शुरुआत 1 से होगी, 1 - 1/z² लिख दिया। ठीक है, उसके बाद ये क्या लिखेंगे हम लोग प्लस 1/z² का भी स्क्वायर करना होगा। ठीक है, उसके बाद माइनस साइन 1/z² का हमें अभी करना है क्यूब करना है, प्लस अप टू इन्फिनिटी यहाँ पर लास्ट में शो दैट कर देंगे। ठीक है, देखो ये जो लास्ट में लिखा है ना हम लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, उसको हम लोग आगे कैसे लिख सकते हैं 1/z² का होल स्क्वायर होने के कारण हम लोग उसको 1/z⁴ भी लिख सकते हैं। ठीक है, और साइड वाले टर्म को 1/z² का होल क्यूब होने के कारण 1 क्यूब तो 1 ही रहेगा, 1 क्यूब 1 ही होगा, तो 1/z⁶ भी लिख सकते हैं, या फिर नहीं भी लिखा है वैसे तो भी चलेगा। केस 2 में उन्होंने क्या दिया है मॉड ऑफ z ग्रेटर देन 2 दिया हुआ है, तो वो केस हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर लेंगे। केस
2 लिखा, केस 2 में क्या था, मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन 2, तो फिर से हमें वो सिंप्लीफाइड किया हुआ एफ ऑफ जेड लिखना होगा, ठीक है। तो वो एफ ऑफ जेड मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर एफ ऑफ जेड लिख दिया, दैट इज 1/5 टाइम्स ऑफ जेड प्लस 2 माइनस 1/5, न्यूमरेटर में लिखा हुआ है जेड माइनस 2 और ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 1 प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पर क्या चेक करना होगा, जो भी बड़ा है उसको हमें बाहर लेना होगा। मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन 2, इसका ही मतलब क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1, ठीक है, इतना क्लियर है। और जो बड़ा होता है उसको हमें बाहर लेना होता है। तो यहाँ पर देखो ये लेफ्ट साइड में एफ ऑफ जेड तो एज इट इज लिख देंगे, इज इक्वल टू 1 अपॉन ये डिनोमिनेटर में ये 5 एज इट इज आ जाएगा। जेड और 2 में बड़ा कौन है, जेड है, ऐसे यहाँ से दिख रहा है ना केस से। तो मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इफ मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन 2 ऑब्वियसली मॉड ऑफ जेड आल्सो ग्रेटर देन 1, ठीक है। और जो बड़ा होता है उसको बाहर लेना पड़ता है, तो हम लोग जेड और 2 में बड़ा जेड होने के कारण उसको बाहर लेंगे। तो वो कैसा हो जाएगा, 1/5 जेड हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे हम लोग, 1 प्लस 2 बाय जेड लिख देंगे, लास्ट में ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। आगे क्या लिखना होगा हमें, ये माइनस 1/5 लिख देंगे। ऊपर वाला पार्ट एज इट इज रहेगा, दैट इज ये जेड माइनस 2, ये एज इट इज रहेगा न्यूमरेटर का। 1 और जेड में बड़ा कौन है, 1 और जेड में जेड स्क्वायर बड़ा रहेगा ना, तो ये जेड स्क्वायर को बाहर ले लिया। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 1/जेड स्क्वायर लास्ट में ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, जो डिनोमिनेटर में ब्रैकेट आए हुए हैं उनको ऊपर लेके जाना है, यानी कि न्यूमरेटर में लेके जाना है, ठीक है। ये लेफ्ट साइड का एफ ऑफ जेड रहेगा एज इट इज। ये क्या होगा, फर्स्ट टर्म 1/5 टाइम्स ऑफ जेड, ये राउंड ब्रैकेट ऊपर जाएगा तो हमें क्या लिखना होगा, 1 प्लस 2/जेड लिखना होगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, उसके पावर में -1 लिखा, ठीक है। ये माइनस रहेगा, ऊपर क्या रहेगा, जेड माइनस 2 एक ब्रैकेट में, डिनोमिनेटर का ये 5 टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर, ठीक है। नीचे वाला राउंड ब्रैकेट अगर हम लोग ऊपर लेके जाएंगे जा रहे हैं तो कैसे लिखना होगा, 1 प्लस 1/जेड स्क्वायर, राउंड ब्रैकेट क्लोज, उसके पावर में -1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें जस्ट जो ब्रैकेट के अंदर आए हुए टर्म है उसको एक्सपांड कर देना है। ये 1/5 टाइम्स ऑफ जेड, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट दे देता हूँ, सेंटर में प्लस है तो अल्टरनेट प्लस माइनस साइन यूज़ करने होंगे। 1 माइनस 2/जेड आएगा फर्स्ट टर्म, प्लस नेक्स्ट टर्म होगा 2/जेड का होल स्क्वायर, ये 2/जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस माइनस, राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, 2/जेड का होल क्यूब लिख देंगे, उसके बाद आएगा प्लस अप टू लास्ट में ये इन्फिनिटी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या लिखना होगा, ये माइनस डाला, ब्रैकेट के अंदर ऊपर लिखेंगे हम लोग जेड माइनस 2, और ये डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, 5 टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट पुट कर देता हूँ, फर्स्ट टर्म अपना 1 होगा, उसके बाद माइनस साइन के बाद जो टर्म आगे लिखना है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1/जेड स्क्वायर, ठीक है, एक राउंड ब्रैकेट में, प्लस क्या आएगा, 1/जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस, अभी माइनस, यहाँ पे क्या होगा, 1/जेड स्क्वायर का क्यूब हो जाएगा, आगे प्लस अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। देखो ये जो लास्ट में स्टेप लिखा है वो भी सही है, या फिर अगर हम लोग चाहते तो इसके आगे और एक स्टेप बना सकते हैं, ऊपर तक रुका दिया आंसर को तो भी चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप अब मैं ऑप्शनल में रहेगा उसको मैं लिख दे रहा हूँ, 1/5z ये एज इट इज, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस ये फर्स्ट टर्म एज इट इज 2/जेड, ये प्लस लिखा, एक्स्ट्रा क्या हो रहा है, 2 स्क्वायर कितना होगा 4, तो यहाँ पर हम लोग 4/जेड स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ये माइनस 2 क्यूब कितना होगा 8 होगा, तो ये हम लोग इसको -8/जेड क्यूब ऐसा लिख सकते हैं, उसके आगे प्लस अप टू इन्फिनिटी, माइनस ऊपर क्या आएगा ब्रैकेट के अंदर जेड माइनस 2, नीचे क्या आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर, ठीक है, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस ये फर्स्ट लिखा 1/जेड स्क्वायर, उसके बाद प्लस है ये, इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1/जेड टू द पावर 4 ऐसा लिख सकता हूँ मैं, माइनस 1/जेड टू द पावर 6 ऐसा लिख सकता हूँ, प्लस अप टू इन्फिनिटी, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने गिवन फंक्शन एफ ऑफ जेड जो केस उन्होंने दिया था सेकेंड केस वाला, वो उसके अराउंड में एक्सपांड हो जाता है। तो इस क्वेश्चन के साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू टेलर्स एंड लॉरेंट्ज सीरीज एक्सप्रेशन अपना कंप्लीट हो जाता है। इस टॉपिक से एग्जाम में मिनिमम एक क्वेश्चन कंपलसरी पूछा जाएगा, जिसका वेटेज मिनिमम 5 मार्क का हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा उसका वेटेज 8 मार्क का हो सकता है, ठीक है। आज हम लोगों ने 2 ही न्यूमेरिकल्स किए टेलर्स एंड लॉरेंट्ज सीरीज इस कंसेप्ट के ऊपर। तो आज के लिए हुए प्रॉब्लम्स में कहीं पर अगर डाउट होता है या फिर सिंप्लीफिकेशन में डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए ये लेक्चर यहीं पे रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय and take care.